नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गैरसैंण में होली के बाद बजट सत्र हो सकता है। विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय बजट के बाद सरकार अंतिम रूप बजट को देने का काम करेगी और ऐसे में सरकार राज्य बजट को अंतिम रूप केंद्रीय बजट के बाद देती हुई नजर आएगी। सरकार की ओर से तिथि घोषित करना फिलहाल बाकी है। वर्तमान में आपको बता दें कि वित्त विभागों की ओर से बजट मांग के प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है कि कौन सा सेक्टर आखिर कितनी मांग कर रहा है और तमाम परीक्षणों के बाद पूरे बजट को जो है ड्राफ्ट किया जाएगा और फिलहाल केंद्रीय बजट के बाद ये फैसला यहां पर लिया जाएगा। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, सरकार राज्य बजट को लेकर फिलहाल तिथि की घोषणा करेगी क्योंकि अभी तक तिथि की घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में गैरसैंण में होली के बाद बजट सत्र हो सकता है, इसका अनुमान लगाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय बजट के बाद सरकार अंतिम रूप देने का काम करेगी बजट को। और इसके अलावा बात की जाए, सरकार राज्य बजट को यहां पर अंतिम रूप देगी। सरकार की ओर से तिथि घोषित करना अभी बाकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गई देहरादून से लाइव। तो शुभांगी, बजट सत्र को लेकर फिलहाल तिथि तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल देखिए, 2026 का जो बजट सत्र है वो आहूत होना है और ऐसे में अब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि तिथि और स्थान क्या होगा वो तय करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो सत्र होगा वो गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी ये वहीं पर सत्र होना था, लेकिन मेंटेनेंस के काम की वजह से मजबूरन देहरादून की विधानसभा में ये सत्र कराया गया था। ऐसे में क्योंकि अब मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि भराड़ीसैंण में सत्र होने जा रहा है, तो भराड़ीसैंण के जो विधानसभा जो परिसर है वहां पर लगातार तैयारियां चल रही है। देहरादून विधानसभा सचिवालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग लगातार परीक्षण कर रहा है। विभागों द्वारा जो मांग की गई है बजट की, उसको लेकर उसका जो प्रस्ताव है उस पर परीक्षण किया जा रहा है। कुल मिलाकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अभी तिथि घोषित होनी बाकी है कि आखिर कब होगी, लेकिन क्योंकि आम बजट भी अभी पेश होना है और केंद्र सरकार का जो बजट है जब वो पेश होगा तो यही माना जा रहा है कि उस बजट पेश होने के बाद ही उत्तराखंड सरकार जो है तिथि घोषित करेगी या उसके बाद ही यहाँ पर सत्र जो है वो आहूत किया जाएगा। ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है ताकि जब मुख्यमंत्री की तरफ से तारीख की घोषणा हो तो ऐसे में तमाम तैयारियां पूर्ण हो भराड़ीसैंण के अंदर भी, और देहरादून जो वित्त विभाग है वो भी जो अपनी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि विभागों द्वारा अपने अपने विभागों के लिए बजट की मांग की गई है। ऐसे में उसका परीक्षण भी लगातार चल रहा है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल, तिथि की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में गैरसैंण में अब होना है सत्र, ये तो साफ हो ही गया है, लेकिन इस बीच विपक्ष की ओर से भी तमाम बयानबाजी हमने देखी है कि कंबल लेकर सीएम वहां पर जाए, 1 महीने के लिए सत्र को करवाएं, हम तैयार हैं, यानी विपक्ष पूरा तैयार है। इस तरीके के बयान भी कांग्रेस की ओर से दिए गए सत्र को लेकर। बिल्कुल देखिए, जब भी कोई भी सत्र चाहे वो देहरादून के अंदर हो या भराड़ीसैंण के अंदर हुआ है, जब तिथि उसकी कम होती है, कम दिनों के लिए सत्र आहूत किया जाता है तो विपक्ष कई सारे सवाल उठाता है। हालांकि अभी ये घोषित नहीं हुआ है कि कितने दिन का सत्र होगा और किस तारीख को होगा, लेकिन विपक्ष इस बात के लिए तैयार है कि अगर इस बार भी लंबा सत्र नहीं चलाया गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कम दिनों में सत्र के दौरान नहीं रखे जा पाते हैं और ऐसे में 1 से 2 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। जो मुद्दे लेकर विपक्ष के नेतागण जो विधायक वहां पहुंचते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार लंबे समय के लिए सत्र नहीं हुआ तो फिर से उनके द्वारा विरोध दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से कंबल लेकर विधानसभा के अंदर ही जो तमाम विधायकगण हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठ गए थे। ऐसे में इस बार का सत्र भी काफी हंगामेदार हो सकता है अगर विपक्ष के विधायकों की मांग नहीं मानी गई। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा होनी बाकी है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। फिलहाल तैयारियां इसको लेकर शुरू हो गई हैं, इंतजार किया जा रहा है तिथि की जो औपचारिक घोषणा हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है और ऐसे में मुख्यमंत्री से सीएम आवास में विधायकों ने मुलाकात की है। अनिल नौटियाल और प्रमोद नैनवाल ने ये भेंट की है। सहसपुर विधानसभा से विधायक सहदेव सिंह में मुलाकात करने पहुंचे। शिष्टाचार भेंट इससे कहा जा रहा है और सिर्फ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम विधायक गण जब सीएम से मुलाकात करने पहुंचे तब की तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रमोद नैनवाल, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सहदेव सिंह पुंडीर
और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी ने यहां पर भेंट की है और मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिष्टाचार भेंट से कहा जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद धामी सरकार की टेंशन कम नहीं हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोलते हुए जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देहरादून और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफे की मांग की और तंज कसा कि पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया जाए। कांग्रेस का कहना है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीबीआई को जांच कब सौंपी गई। कांग्रेस ने न्यायिक निगरानी में जांच और 6 महीने में रिपोर्ट सामने लाने की मांग सामने रखी है। कांग्रेस ने सीएम धामी को कैसे घेरा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई जांच की फांस में फंसा अंकिता केस, सीएम धामी पर हमलावर है उत्तराखंड कांग्रेस। कांग्रेस ने कसा तंज, जांच का गाना ना गाओ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले ये बताओ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद भी सीएम धामी के गले की फांस ढीली नहीं पड़ रही। उत्तराखंड कांग्रेस के हमले दिन ब दिन लगातार तेज होते जा रहे हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने सीएम धामी पर सियासी शिकंजा कस दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सरकार पर तीखा हमला किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गणेश गोदियाल ने सरकार से ये सवाल किया है कि आखिरकार अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के मुखिया गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी को खरी खरी सुनाई, इस्तीफे तक की मांग कर डाली। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता की एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए, और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। गणेश गोदियाल ने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम धामी पर जमकर बयानी बंदूक चलाई थी। गणेश गोदियाल लगातार ये तंज कस रहे हैं कि धामी साहब सीबीआई जांच का गाना न गाओ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहले ये बताओ। पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई, और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हिंदी खबर से बात करते हुए भी सीएम धामी पर दनादन सवाल दागी। गणेश गोदियाल ने मांग उठाई कि अंकिता केस की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो।
वीआईपी का खुलासा हो और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सामने आए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार आप इस मुद्दे पर कह रहे हैं, जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जांच नहीं हो पा रही है और उत्तराखंड के अलग अलग लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, शुरुआत के दिन से ही उत्तराखंड की सरकार इस जांच को भटकाने में लगी हुई है, सबूतों को मिटाने में लगी, जांच को भटकाने में लगी। और बेशर्मी तब है जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी हम सीबीआई जांच करेंगे और आज तक वो सीबीआई जांच पब्लिक डोमेन में नहीं आई। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार क्या उत्तराखंड के आम जनमानस के सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है? इस हद तक की बात आ गई है। और चूंकि देश के गृह मंत्री अभी 2 दिन हरिद्वार रह के आए, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले में कोई बात ही नहीं हुई, तो हमें दिल्ली आकर ये बात करनी पड़ रही है। आप लोग जिस वीआईपी नेता का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कोई भी जांच करवा लीजिए, और आप लोग कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, तो फिर कैसे इस पर स्थिति स्पष्ट? बात यही है ना कि जांच नहीं हो रही है। जांच का ऐलान हो और जो जांच के बिंदु हो वो ये हो कि भाई वो वीआईपी कौन था, उस वीआईपी को बेनकाब किया जाए, पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई की इस जांच की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग कोई जज करें। कांग्रेस का साफ कहना है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद अब तक धामी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि सीबीआई को जांच कब सौंपी गई। कांग्रेस का सीधा कहना है कि धामी सरकार ने इस मामले में पहले दिन से जांच को दबाने और भटकाने की कोशिश की है, वीआईपी को बचाने का प्रयास किया है। धामी सरकार की कार्यशैली उत्तराखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। गणेश गोदियाल के राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ है कि धामी सरकार के गले की फांस नहीं छूट रही है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा के बाद सरकार ने इसकी खानापूर्ति की है। आखिरकार सरकार किस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है, ये सरकार को जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को भटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने वास्तव में सीबीआई को जांच सौंपने का औपचारिक प्रतिवेदन भेजा भी है या नहीं। इसको लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भी सवाल उठाए हैं। ऐसा क्या हो गया कि अगर प्रदेश सरकार ने रिकमेंडेशन कर दी, संस्तुति कर दी सीबीआई की जांच की, तो आज तक क्यों नहीं सीबीआई की जांच शुरू हो पाई? अब तक सीबीआई क्यों नहीं आ पाई उन लोगों पर जो लोग इसके में संलिप्तता है? अब तक तो सीबीआई ने किसी को न बुलाया, न किसी छापा डाला, न किसी को कोई रिकॉर्ड लिया, क्योंकि ये इसका मतलब ये मिला जुला है। इधर से प्रदेश सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि हमने सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी। प्रदेश सरकार की स्वीकृति संस्तुति को केंद्र सरकार ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं कि नहीं दिए, अब तक ये कोई जानकारी नहीं है। तो अगर इतना डिले होता रहेगा तो मैं सोचता हूँ कि ये उचित नहीं है। मैं सोचता हूँ ये निश्चित रूप से जो अंकिता को इससे न्याय नहीं मिल पाया। इससे देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सरकारी पैसे की बर्बादी को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने सवाल उठाए हैं। विधायक खजान दास ने कहा कि पहले सड़कें बनाई जाती हैं और फिर कभी पाइपलाइन बिछाने के लिए या किसी अन्य कारण से सड़कों को खोद दिया जाता है और ये प्रक्रिया बार बार हो रही है, जो धन का सीधा दुरुपयोग है और काफी गंभीर मामला भी है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में बर्बादी, बीजेपी एमएलए ने उठाए सवाल, कांग्रेस बरसी। विधायक खजान दास ने कहा गंभीर मामला, कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी शहर की सूरत बदरंग बनी हुई है। शहर के धर्मपुर, विवेकानंद ग्राम, अलकनंदा एन्क्लेव और जोगीवाला समेत कई इलाकों में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिनसे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में पहले सड़क बनाई गई, फिर खोदी गई, फिर बनाई गई और फिर पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खोदी गई, जिससे सरकार के पैसों की बर्बादी तो हो ही रही है,
साथ ही जनता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में हो रही सरकारी धन की इस बर्बादी पर सत्ताधारी बीजेपी के राजपुर विधायक खजान दास ने नाराजगी जताई है। खजान दास ने कहा है कि बिना किसी प्लानिंग के सड़कों को खोदा जाना पैसे की बर्बादी है जो दुखद है। बीजेपी विधायक ने कहा कि विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए, लेकिन सीएम धामी के सख्त निर्देशों के बावजूद भी इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है। वहीं विधायक खजान दास के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए फूंककर देहरादून को बर्बाद कर दिया गया है और इसके लिए पूरी तरह बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, सभी विभागों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए कि क्या कार्य होने हैं, चाहे गैस पाइप बिछनी हो, चाहे सीवर लाइन बिछनी हो, चाहे पाइपलाइन बिछनी हो, पेयजल योजना की हो, ये सब आपस में तालमेल करके ही होना चाहिए। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि पैसे का दुरुपयोग होता है कि हम बना रहे हैं सड़कों को फिर खुद रही है। ये चिंताजनक विषय है। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि ऐसे कार्य हमको बर्दाश्त नहीं है। ये पहले ही मान लिया जाए, बरसात का 3-4 महीने थे, 3-4 महीने पहले ही अगर खोद खाद गए ठीक कर लेते तो बरसात के बाद हमारी सड़कें जैसे बनी थी अब आज पुनः खुद रही है। ये बहुत ही ऐसा गंभीर विषय है और ये पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। आज जो हालत है देहरादून की, बहुत दुर्दशा है। जरा सा बारिश होती है तो नाला कहाँ है, नदी सड़क कहाँ है, कुछ पता नहीं चल पाता। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह देहरादून को आज बर्बाद कर दिया गया और जो धनराशि आप बोर्ड देख लीजिए, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बोर्ड बनाए गए, सबका रंग उतर चुका है। तो आज देहरादून की जो दुर्दशा है और जिस तरह ट्रैफिक आज अनियमित हो गया है, आपको अगर रिस्पना पुल से प्रेम नगर जाना है तो आपको 1.5 घंटा लगता है। मतलब ये दुर्दशा स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की हो गई है। और अगर आज भाजपा के विधायक भी अगर ये बात उठा रहे हैं तो वो जायज उठा रहे हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हाल जस के तस हैं। सड़कों को बनाकर अलग अलग कामों के लिए बार बार खोदा जा रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी के साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी ये खेल बदस्तूर जारी है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या निर्देशों की खानापूरी कर इस भारी गड़बड़ झाले पर आंखें मूंदे हुए है या फिर विभाग सरकार की सुन ही नहीं रहे। इन सवालों के बीच देहरादून में जगह जगह लगे स्मार्ट सिटी के बोर्ड जनता को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देहरादून जिले के विकास नगर में 2 मुस्लिम कश्मीरी युवकों को कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। आरोप है कि दुकानदारों ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें एक नाबालिग भी गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों युवक छुट्टियों में कश्मीर से अपने पिता के पास पौंटा साहिब में फेरी के काम में उनकी सहायता कर रहे थे और कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर घटना में शामिल व्यक्ति संजय यादव, एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। घटना में नामजद मुख्य आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं। और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है।
तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी पर यहां पर जो है विवाद हुआ, ये शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि क्या कुछ इस बहस के पीछे कारण रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रविंद्र तुली विकास नगर से जुड़ गए हैं। तो प्रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, किस बात को लेकर विवाद यहाँ पर हुआ? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा विवाद जो है, कश्मीरी मूल के जो लोग हैं वो सर्दी के मौसम में यहाँ पर फेरी का काम करते हैं। और ऐसे में जो है दो युवक हैं, नवयुवक हैं बिल्कुल, वो अपने पिता के साथ यहाँ पर फेरी का काम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा बर्फबारी के चलते वहाँ पर छुट्टियों का मौसम यहाँ पर होता है। तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर पहुंचा अपने पिता के साथ, जो है उनकी सहायता के लिए यहाँ पहुंचे थे और फेरी करने के लिए वो विकास नगर पहुंचे। तो इसी दौरान जो है एक दुकान पर फेरी के दौरान उनसे दुकानदार की कहासुनी हो गई और देखते देखते कहासुनी इतनी बड़ी कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। और हाथापाई में तो एक युवक था जो कश्मीरी मूल का था, उसे जो है दुकानदार द्वारा जो है चोट पहुंचाई गई, जिसके बाद जो है पुलिस, स्थानीय जो कोतवाली पुलिस है उसके द्वारा 117/2 और 352 BNS की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो इस पूरे मामले में जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।